Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning, exploring the depths of psychology. So, as we are continuing the series about the psychologists, their life history, situations, and how they gave the theory, today we will be talking about Erik Erikson, that how he gave his theory, and also ये Erikson कैसा surname है. He was born on June 15, 1902 and became one of the most important psychologists of the 1900s, even though उन्होंने कभी कोई college degree earn नहीं करी. So, how is this possible? In 2002, a survey ranked him as the 12th most important psychologist of this century. So to know all the things, be here till the end of the video. आपको कई सारी fascinating चीज़ें जानने को मिलेंगी. And if you have not subscribed the channel, do it because हम हर week एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं with the new psychologist and we have already dropped a video about Sullivan. If you have not watched it, then किसका वेट है? जाओ और देखो. Now we'll start with Erik Erikson, that how was his history. So starting from the beginning, first thing I will tell you that एरिक्सन हैज़ द सेम आइडेंटिटी स्ट्रगल इन देयर लाइफ जो बाद में उनकी थ्योरीज में बहुत क्लियरली विजिबल हुए. बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी, जो उनकी अर्ली लाइफ थी वो इन क्वेश्चन से भरी थी कि वो कौन है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं. उनकी मदर कार्ला अब्राहमसन एक वेल नोन जूइश फैमिली कोपेनहाम डेनमार्क से आती थी. दो उनकी शादी एक जूइश स्टॉक ब्रोकर नेम्ड वेल्डेमर इज़िडोर सलमसन से हुई, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा समय के लिए उनसे दूर थी जब एरिक्सन कंसीव हुए थे. इसका मतलब उनके जो रियल फादर थे वो नॉन जूइश थे और उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है. व्हेन शी गॉट टू नो कि वो प्रेग्नेंट हैं, वो वापस फ्रैंकफर्ट आ गई और वहाँ एरिक्सन का बर्थ हुआ और उन्होंने उनको उनका नाम दिया एज सेलेमॉन्सन. आफ्टर हिज बर्थ कार्ला जो है वो एक नर्स की तरह ट्रेनिंग करने लगी एंड कार्लस्रू आ गई जर्मनी, वहाँ पे उन्होंने काम किया. फिर 1905 में उन्होंने एक जूइश डॉक्टर से शादी करी और उनका नाम था थियोडर हॉम्बर्गर. अब एरिक्सन का नाम यहाँ पे फिर से हॉम्बर्गर में चेंज हो गया और ऑफिशियली 1911 में उन्होंने अपने स्टेप फादर को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इन अ वे कि उनका सरनेम एक्सेप्ट कर लिया और एरिक्सन को. नाउ कार्ला एंड थियोडर ने ये बात उनसे छुपा के रखी कि उनके रियल फादर कौन है, बट अर्ली इन चाइल्डहुड ओनली उनको ये चीज़ पता चल गई एंड दैट एक्चुअली वेंट ऑन थ्रू आउट द लाइफ. ये क्वेश्चन उनके लाइफ में हमेशा रहा एंड दिस लेटर शेप द थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट फॉर हिम. एरिक काफ़ी ज़्यादा टॉल, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड ब्लू थे एंड बेसिकली ये था कि उनकी अपब्रिंगिंग जूइश फैमिली में हुई, लेकिन उनका बर्थ नॉन जूइश था जैसे मैंने अभी बताया. तो टेम्पल स्कूल में सारे किड्स उन्हें इसलिए चढ़ाते थे कि वो नॉर्डिक दिखते हैं और रेगुलर स्कूल में उन्हें इसलिए चढ़ाया जाता था क्योंकि वो जूइश की तरह एक्ट करते हैं. तो ये मिक्स्ड आइडेंटिटी का कन्फ्यूजन हमेशा उनकी लाइफ में रहा और इसी वजह से उनकी लेटर आइडियाज़ में ये दिखने लगा. अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इवन दो एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्कूल से हुई उनकी, विच इज़ डास ह्यूमनिस्टिच जिम्नाजियम, लेकिन एरिक्सन कभी भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे. उनका फोकस था आर्ट में, हिस्ट्री में और लैंग्वेजेस में. सो आफ्टर ग्रेजुएशन, जैसा कि उनके स्टेप फादर चाहते थे कि वो मेडिकल डिग्री करें, उन्होंने वो ना करके एक आर्ट स्कूल ज्वाइन किया म्यूनिच में, जो उनकी मदर चाहती थी एंड मदर इससे हैप्पी हुई. उसके बाद एरिक्सन ने ड्रॉप आउट कर दिया और उन्होंने, यूजुअली जर्मनी में इसको एक वैंडरिंग ईयर कहा जाता है, लेकिन उनका ये वैंडरिंग ईयर बहुत लंबा था. अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स और बेसिकली पीटर ब्लॉस के साथ वो जर्मनी, इटली जगह जगह घूमने लगे और अपनी पेंटिंग्स को सेल करने लगे. इवेंचुअली उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो कभी भी एक फुल टाइम आर्टिस्ट नहीं बन सकते, तो वो वापस से कार्लस्रू आ गए और वहाँ उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि वो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे. वो 25 के थे तब तक उनकी ज़िंदगी में ये जद्दोजहद रही कि उनके फादर कौन हैं, उनकी एथनिक, रिलीजियस या नेशनल आइडेंटिटी क्या है. फिर साइकोलॉजी में करियर कैसे स्टार्ट हुआ. एरिक्सन की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब पीटर ब्लॉस ने उन्हें इनवाइट किया वायना जाने के लिए. वहाँ पर बर्लिंगम रोजनफील्ड स्कूल में बच्चों को पढ़ाना था. ये स्कूल उन लोगों के लिए था जिनके पेरेंट्स किसी तरह की थेरेपी ले रहे थे. किससे? एना फ्रॉइड से. एना फ्रॉइड कौन थी? द डॉटर ऑफ सिगमंड फ्रॉइड. एना फ्रॉइड उनको थेरेपी देती थी, तो उस दौरान उनके बच्चों को पढ़ाने का काम था, वो उसके लिए एरिक्सन को बुलाया गया. फिर एरिक्सन का काम देखकर ना फ्रॉइड ने कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और उन्होंने उनको बेसिकली एम्फेसाइज किया और इनकरेज किया कि आप जो है साइकोलॉजी पढ़ो. कहाँ से? वायना साइको एनालिटिक इंस्टीट्यूट से. और वहाँ से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट जैसे कि ऑगस्ट एक्रोम, हैंस हार्टमैन, पॉल फेडन के अंदर पढ़ाई करी. उन्होंने मेजरली चाइल्ड साइकोलॉजी में फोकस किया और एना फ्रॉइड ने खुद उनको ट्रेन किया, वाइल हेलेने डिसोच और एडवर्ड बिबरिंग ने उनको सुपरवाइज किया उनके अडल्ट पेशेंट के लिए भी. सो एट द सेम टाइम एरिक्सन ने क्या किया, एक मॉन्टेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ाई करी और एक छोटा सा चाइल्ड डेवलपमेंट का डिप्लोमा लिया. सो 1933 में उनको डिप्लोमा मिला वहाँ से और दूसरा मिला उनको वायना साइको एनालिटिक इंस्टीट्यूट से. सो अलॉन्ग विद दिस ये दो ही डिप्लोमा उनके पास थे और कोई भी फॉर्मल सर्टिफिकेट या एजुकेशन उन्होंने कभी अर्न नहीं करी.
देन व्हाट हैपन, ही गॉट मैरिड इन 1930 टू जॉन मोवर्ट सरसन, जो कि एक कैनेडियन डांसर एंड आर्टिस्ट थी, और डेफिनेटली वो उन्हें डांस क्लास में मिले थे। उनकी शादी के बाद वो क्रिश्चियनिटी में डेवलप हो गए, और बिकॉज हिटलर का काफ़ी राइज था, फ्रॉइड्स की बुक बर्लिन में जल रही थी, नाजी थ्रेट था ऑस्ट्रिया को, तो उन्होंने वायना छोड़ दिया अपने 2 बच्चों के साथ और वो कोपेनहेगन आ गए। अब अनेबल टू बिकम द डेनिश सिटीजन्स, क्योंकि वो वहाँ पे उतना रहे नहीं थे, तो वो डेनिश के सिटीजन नहीं बन सकते थे, वो यूएस चले गए, और वहाँ पे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। और यहाँ पे आया उनकी लाइफ का सबसे बड़ा बिग पर्सनल डिसीजन, जहाँ उन्होंने अपना नाम हॉम्बर्गर से एरिक्सन रख लिया, विच मीन्स सन ऑफ एरिक और एरिक्स सन। सो एक मीनिंगफुल एक्ट ऑफ क्रिएटिंग हिज ओन आइडेंटिटी। और उनकी बेटी ने, उनकी डॉटर ने ये फ्यूचर में लिखा कि एरिक्सन जो थे, उनका रियल लाइफ का जो आइडेंटिटी कन्फ्यूजन था वो उसी स्टेज में क्लियर हुआ जब उन्होंने अपना नाम अपने हिसाब से अपनी आइडेंटिटी को डेवलप किया। फिर अमेरिका में उनका करियर चला, उन्होंने काफ़ी जगह पर काम किया, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी उन्होंने फॉर्म करी। इसके अलावा उन्होंने ऑगस्ट रिग सेंटर में काम किया, वेयर ट्रबल्ड यंग पीपल वॉज देयर। उनके पेशेंट्स में एक नॉर्मल रॉकवेल थे। उन्होंने आर्सेनल नर्सरी स्कूल और वेस्टर्न साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में काम किया। इवन दो उनकी कोई फॉर्मल कॉलेज डिग्री नहीं थी, वो उन्होंने एक प्रोफेसर की तरह काम किया बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक हार्वर्ड, कैलिफोर्निया एंड बर्कले एंड येल यूनिवर्सिटीज़। सो कमिंग टू नाउ द थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बिकॉज हमको पता है दैट हाउ इट मेड द बेस। एरिक्सन ने यहाँ पे जो फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट था उससे डिविएट हुए, वो यहाँ पे उनसे वो अलग गए, और उन्होंने कहा कि हम सेक्सुअल डेवलपमेंट पे फोकस ना करके सोशल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, एंड वी विल हाईलाइट द सोशल एक्सपीरियंसेस, हाउ इट इफेक्ट थ्रू आउट अवर एंटायर लाइफ। उन्होंने 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि हर स्टेज के लिए डेवलप करने के लिए पहली को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। और उन्होंने ये कहा कि अगर हम सक्सेसफुली इन चैलेंजेस को हैंडल कर लेंगे तो हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आएगी, और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ या वो स्किल हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। एरिक्सन ने एम्फेसाइज किया कि सिर्फ 2 ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें नहीं चलती है, मीन्स 100% पॉजिटिव साइड लाइक ट्रस्ट और 0% नेगेटिव साइड लाइक मिसट्रस्ट नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच में एक गुड बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि चाइल्ड एक राइट मिक्स ऑफ ट्रस्ट डेवलप करेगा और मिसट्रस्ट, तभी उसके अंदर वर्चू ऑफ होप आएगा। इसीलिए उनकी हर स्टेज के साथ एक वर्चू कनेक्टेड है। वो ये भी बिलीव करते थे कि अगर कोई इंसान कॉम्पिटेंट फील करता है तो वो उसको बिहेवियर और एक्शंस को मोटिवेट करता है। हर स्टेज आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। अगर आपको एक सेंस ऑफ मास्टरी फील होती है, इसका मतलब आप उसमें सक्सेस हुए। अगर आप फेल हो गए तो आपको लगता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ। एक मेजर वीकनेस थ्योरी की ये थी दैट इट डू नॉट टेल दैट हाउ पीपल रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हाउ दे मूव फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट, एंड ऑल्सो इट डू नॉट स्पेल आउट एग्जैक्टली वॉट एक्सपीरियंसेस आर नीडेड at each stage to successfully resolve the conflicts. टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस स्टार्ट होती है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट थे, जहाँ पर बर्थ टू 18 मंथ का गैप है। यहाँ पर बच्चे को होता है कि ट्रस्ट डेवलप होता है टूवर्ड्स केयर गिवर, कि जब भी उसको ज़रूरत है वो वहाँ पर होगा, और अगर नहीं है तो मिसट्रस्ट डेवलप होगा। एंड वर्चू जो डेवलप होती है वो होती है होप। टॉकिंग अबाउट सेकंड स्टेज, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यहाँ पर बच्चे को ये डाउट होता है कैन आई डू इट फ्रॉम माई ओन सेल्फ। ये स्टेजेस अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रॉइड से मिलती हैं। ट्रस्ट वाली ओरल स्टेज, नेक्स्ट इज योर एनल स्टेज ऑटोनॉमी, दैट विल आई बी एबल टू डू दैट, और यहाँ पे जो वर्चू डेवलप होती है वो होती है विल। थर्ड स्टेज इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यहाँ पे बच्चे को लगता है एम आई गुड और नॉट, कैन आई इनिशिएट दिस और नॉट, कैन आई स्टार्ट दिस और नॉट। ये स्टेज आपकी बेसिकली फेलिक स्टेज पे आती है। देन, और क्योंकि उन्होंने सेक्सुअल पे फोकस नहीं किया तो उन्होंने लाइफ के पर्पस पे ध्यान दिया, यहाँ पे वर्चू होती है पर्पस। देन इंडस्ट्री एंड इन्फीरियोरिटी में कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, बच्चे को लगता है दैट आई कैन बी प्रोडक्टिव और नॉट, आई कैन बी लाइक अदर पीपल और नॉट, और यहाँ पे स्टेज डेवलपमेंट होती है लिटेंसी की। एंड फिर आती है जेनाइटल स्टेज, जो कि आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन की स्टेज है, जिसपे बहुत ज़्यादा फोकस किया उन्होंने कि मैं कौन हूँ, मैं क्या बन रहा हूँ, और यहाँ पे वर्चू डेवलप होती है फिडिलिटी की। आफ्टर दैट यू हैव इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉइड की स्टेजेस खत्म हो जाती हैं, लेकिन इन्होंने कहा इट्स अ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, तो उन्होंने आगे के स्टेजेस दिए। सो इंटीमेसी एंड आइसोलेशन आता है 18 to 40, जहाँ पर डेवलप होता है लव। यहाँ पे आपको लव केयर दिखाना है, यू हैव टू हैव गुड पार्टनर, गुड रोमांटिक रिलेशनशिप्स। Then you have generativity versus stagnation, which is that you are generating something good for your life. How is your life? यहाँ पर आपका केयर का वर्चू डेवलप होता है। And your last stage according to him is integrity versus despair, when you think about that what you have done was good or not.
वॉज योर लाइफ अ मीनिंगफुल लाइफ और नॉट, और यहाँ पे वर्चू डेवलप होता है विजडम का. सो विद दिस वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट एरिक्सन, हिज हिस्ट्री एंड हाउ ही केम अप विद द थ्योरी. I hope you enjoyed the video. If you did, do let me know in the comment section and do share it with the peers who you think that can be are in the search of this. Thank you so much for watching.